आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू अनाउंस कि आज से हमारी स्टॉक मार्केट लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है और ये उसका पहला वीडियो होने वाला है। अगर आपने सिर्फ स्टॉक मार्केट का नाम ही सुना है और उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो भी आप जब इस पूरी लेक्चर सीरीज को देखेंगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और ये आपको एक नूब इन्वेस्टर से आपको एक प्रो इन्वेस्टर बना देगी। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, आपको कैसे स्टॉक्स को फंडामेंटली पिक करना है, हम कंपनी की वैल्यूएशन करना सीखेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे बैलेंस शीट पढ़ते हैं, कैसे एनुअल रिपोर्ट को पढ़ा जाता है, कौन कॉल में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं और कब किस स्टॉक को बाय करना है, कब उसमें एवरेज अप या एवरेज डाउन करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसमें कब टाइमली एग्जिट लेना है, चाहे वो फंडामेंटल बेसिस पे हो चाहे टेक्निकल बेसिस पे हो। ये सब हम इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में जानने वाले हैं और ये इसका पहला वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छी मिठाई की शॉप है, काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं, काफ़ी फेमस वो ब्रांड बन चुका है वहाँ के आसपास के लोगों के लिए। और अब वो ये चाहता है कि वो दिल्ली में 4 फ्रेंचाइजी और खोले, 4 स्टोर और खोलना चाहता है। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसको कैपिटल चाहिए। मान लीजिए उसका जो एनुअल टर्नओवर है हम यहाँ पे 1 करोड़ मान के चलते हैं। अब वो क्या करेगा, उस कैपिटल के लिए वो जाएगा, उसके पास 2 ऑप्शन है कि वो लोन ले या फिर अपनी इक्विटी यानी अपने पार्ट ओनरशिप बांट दे। तो पहले ऑप्शन में क्या करेगा, वो फ्रेंड से बात करेगा, फ्रेंड्स फैमिली से, और बैंक से बात करेगा। फ्रेंड्स और फैमिली के पास जनरली लिमिटेड कैपिटल होगा और बैंक के पास जाएगा तो वहाँ उसके अगले ही महीने से उसकी ऑब्लिगेशन स्टार्ट हो जाएगी और जितना भी वो लोन लेगा उसे 12-13% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसकी EMI शुरू हो जाएगी। अब आपको पता है कि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है जब वो पहली बार ब्रेक इवन करता है और प्रॉफिट में आने लगता है। तो मान लीजिए उसके लिए 1-2 साल लगते हैं, लेकिन EMI जो होगी उसकी जो पे बैक टाइम होगा वो अगले महीने से ही स्टार्ट हो जाएगा। और इवन चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो बिजनेस में, उसे वो देना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह वो क्या करता है, एक दूसरे बंदे के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैं लोन नहीं दूंगा तुझे, मैं ऐसे करता हूँ, मेरे को 10% तेरी कंपनी का दे दे। तो कंपनी की वैल्यूएशन मान लीजिए ऐसे लगती है कि 1 करोड़ का उसका टर्नओवर है, तो वो कहता है कि तेरी जो वैल्यूएशन है वो 10 करोड़ की है, तो मुझसे 1 करोड़ ले ले और 10% मुझे अपनी कंपनी का दे दे। तो इस केस में क्या होगा, जो मिठाई शॉप का जो ओनर है उसके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे और अपनी 10% अपनी कंपनी का उसके पास चले जाएगा। लेकिन अब उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी कि वो उसको 1 करोड़ उसको पे बैक करना है। उस 1 करोड़ से वो नए स्टोर खोलेगा और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा। तो क्या होगा, वो अपना प्रॉफिट बढ़ाएगा तो जिसने उसमें 10% हिस्सा लिया है उसको भी फायदा होगा, वो भी उसका प्रॉफिट में 10% का पार्टनर बन जाएगा। हालांकि इसमें उसके पास डाउन रिस्क ये भी रहेगा कि अगर वहाँ पे वो शॉप लॉस करती है तो उसका भी इम्पैक्ट उस पर आएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो फायदा होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होता है, नुकसान होता है, तो उसको नुकसान भी होगा। लेकिन यहाँ पे जो कैपेबिलिटीज हैं, जो कि उसके पास स्केलेबिलिटी है, वो बहुत बढ़ जाएगी। मान लीजिए वो आगे चल के बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है, जैसे हल्दीराम बन जाता है और वो बहुत 10,000-20,000 करोड़ की कंपनी होती है। तो जिसने स्टार्ट में पैसा लगाया था, जो ओनर बना था 10% का, वो 20,000 करोड़ में भी 10% का ओनर रहेगा, यानी 2,000 करोड़ हो जाएंगे, जबकि उसने लगाए थे 1 करोड़। वैसे ही स्टॉक मार्केट में होता है। इसमें कंपनीज क्या होती है, जब उनको कैपिटल चाहिए होता है, हालांकि बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, लेकिन बाद में IPO के थ्रू मार्केट में लिस्ट होती है और मार्केट में लिस्ट होने से पहले उसे रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है, सेबी उसका अप्रूव देता है और वो मार्केट में लिस्ट होती है। जैसे हमने देखा कि पेटीएम ने 18,500 करोड़ का IPO किया था और 2150 रुपये एक शेयर का प्राइस रखा था। तो इसमें शेयर क्या है, शेयर मतलब आपका पार्ट, यानी 2150 रुपये में आप उसके कुछ परसेंट यानी 0.0001% समथिंग के आप उसके मालिक बन रहे हैं। तो अब जैसे ही कंपनी पेटीएम है, जैसे ही वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा रिफ्लेक्ट होगा शेयर प्राइस में, और 2150 का जो शेयर है वो और बेटर होगा। लेकिन अगर वहीं रिवर्स केस में अगर वो नीचे जाता है तो वो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसके डाउन और अपसाइड दोनों ही चीज़ें हैं। पेटीएम के केस में हम देख रहे हैं कि अभी तक तो नुकसान ही हुआ है, क्योंकि कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है जितना उसकी वैल्यूएशन, जितना उसके प्राइस में प्राइस देना है। तो इस तरीके से जो बेसिक स्टॉक मार्केट है, हम इसको नॉर्मल शॉप के एग्जांपल से इन चीज़ों से रिलेट करके समझ सकते हैं। तो अब जैसे वो 10% का जो ओनर है वो उसको इस तरह से नहीं देखेगा कि आज इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कल क्या होगी। वो इसमें ऐसे सोचेगा कि ये बंदा कितना स्केल कर रहा है, क्या इसके जो नए स्टोर हैं उनकी भी सेल्स बहुत अच्छी जा रही है और इसके फ्यूचर में क्या प्लान है, और वही की वही चीज़ें सेम हम स्टॉक मार्केट में करते हैं।
जैसे हम लेते हैं कि जैसे मैगी है, नेस्ले कंपनी इसको बनाती है, तो जब हम नेस्ले का एक शेयर खरीदते हैं तो हमारी इसमें पार्ट ओनरशिप होती है। तो जैसे मैगी की सेल बढ़ती है, यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि नेस्ले की कंपनी जो है सिर्फ मैगी बनाती है, हालांकि उनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। बेबी मिल्क पाउडर में उनका 97% के लगभग मार्केट शेयर है, उसके अलावा किटकैट उनकी आती है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनके। लेकिन मानते हैं जैसे मैगी है, अगर इसकी सेल बढ़ती है और आप उसमें पार्ट ओनर है, तो इन द लॉन्ग टर्म आपको जो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होगी, और अगर वो कैश फ्लो जनरेट करती है अच्छा और कंपनी डिसाइड करती है, तो आपको डिविडेंड के तौर पे भी आपको रिवॉर्ड करेगी। वैसे ही दूसरे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे माउंटेन ड्यू है, पेप्सिको का प्रोडक्ट है ये, लेकिन इसको यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर करता है वो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड करता है। तो अगर इसकी सेल बढ़ती है, गर्मियों में हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक का जो सेल है वो बढ़ती भी है जनरली, तो यहाँ इसको फ़ायदा होता है, तो वो इसके धीरे धीरे प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। तो जब भी आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, शेयर खरीदना है, तो उसको आपको एक एसेट की तरह देखना है कि आपको आपकी एक कंपनी में आपकी एक होल्डिंग है, ना कि आप उसको ऐसे देखिए कि ये मैंने इतने रुपए का ले लिया, लॉटरी प्राइस की तरह चल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ख़राब। इस तरह से देखने के बजाय आप कंपनी को एनालिसिस करेंगे, और वो हम इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में आपको सिखाने वाले हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्ट होती है उससे उनको क्या फ़ायदा होता है और हमें क्या फ़ायदा होता है। जो हम कंपनी की तरफ से देखते हैं, हमने बात की कि कंपनी जब भी उसको कैपिटल रेज करना होता है लोगों से, तब वो यहाँ पे अपना आईपीओ लाती है, मार्केट में लिस्ट होती है। इसके बाद उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं जो कि वो यूज़ कर सकती है कैपिटल रेज करने के लिए। जैसे वो एफपीओ ला सकती है, जैसे 2021 में या 20 में हमने देखा कि यस बैंक की हालत आपको पता है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो एफपीओ लाई। एफपीओ मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब मार्केट में दोबारा पैसा उठाने के लिए कुछ और शेयर वो कंपनी लाती है और लोगों को ओनरशिप देती है और पैसा उठाती है, उसको एफपीओ बोलते हैं। उसके अलावा राइट इश्यूज़ वो ला सकती है, जैसा कि हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हुआ। उसमें ये होता है कि जो पहले से शेयर होल्डर हैं उनको कुछ डिस्काउंट में और शेयर ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा क्यूआईपी कर सकती है, इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा उठाया जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन की तरह होते हैं, जिनमें शायद पब्लिक का पैसा हो सकता है और एचएनआईज का पैसा हो सकता है, और वो उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट करती है। जैसे हम देखते हैं यहाँ का जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो सबसे बड़ा इंडिया का वो एलआईसी है। एलआईसी का आप देखेंगे हर कंपनी, हर अच्छी कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग आपको मिलेगी। तो इस तरीके से उनको बहुत फ़ायदे होते हैं। उसके अलावा कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि जो पब्लिक स्क्रूटनी है उन पे वो बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे कि आरबीआई का फिक्स नॉर्म होता है कि इतने टाइम के बाद बैंक को अपने आप को लिस्ट करना पड़ेगा, और उसके अलावा और भी रेगुलेशंस उन पे आ जाती हैं। जैसे हमने देखा था कि कोविड में जब प्रॉब्लम आ रही थी तो सेबी ने मना कर दिया था बैंक्स को किसी भी तरह का डिविडेंड देने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी इश्यूज चल रहे थे इकोनॉमी में। और हमें क्या फ़ायदा होता है, देखिए हम कभी भी अगर कोई और बिज़नेस करते हैं, हमारे सबके मन में मलाल होता है कि यार बिज़नेस करते, ये करते, वो करते। पर अगर आप बिज़नेस करेंगे तो मान लीजिए आप टाइल का शोरूम खोलते हैं, आप गाड़ी का शोरूम खोलते हैं, तो आप एक बिज़नेस कर पाते हैं और उसमें आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, पूरा फोकस करना पड़ेगा, सारा काम आपका होगा, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। वहीं पे अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप बहुत सारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एफएमसीजी कंपनी ले सकते हैं, आप आईटी में जा सकते हैं, आप उसके अलावा आप केमिकल कंपनीज़ में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं। तो आप बैठे बैठे घर पे एनालिसिस करके अपनी एक पार्ट ओनरशिप लेके बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि किस तरह का वो परफॉर्म करती है, और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो कभी ना कभी उसके प्राइस में ज़रूर रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से बेसिक जो स्टॉक मार्केट है वो इस तरीके से काम करता है। आगे आने वाली सीरीज़ में हम देखेंगे कि ये बीएसई एनएसई क्या है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, इसमें डीपी क्या होती है, डिपॉजिटरीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो अगले लेक्चर में आप बने रहिए। थैंक यू।